मुझ पे एक एसिड अटैक हुआ नुपुर शर्मा को सर तन से जुदा, आई विल रेप योर वाइफ। मैं तंत्र करता हूँ, आई डू अ लॉट ऑफ तंत्र विधीज। मुझे लगता है क्वांटम फिजिक्स इज वेरी क्लोज टू सनातन। इतना यंग देश है, इतने यंग लोग हैं, उनको नौकरियां चाहिए। कब तक आप विवादों पर पेट भरोगे? सौरभ भ्रमर शो में एक बार फिर से हम डिकोड करेंगे एक और पर्सनालिटी को, जिनको वैसे आप जानते हैं, टेलीविजन पे आप देखते हैं, वो एक्टिविस्ट भी हैं और एंटरप्रेन्योर भी हैं। हमारे साथ में तहसीन पूनावाला हैं। थैंक यू सौरभ, थैंक यू सो मच। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच एंड इट्स एन ऑनर। बहुत खुशी हुई सौरभ भ्रमर शो पर डिकोड करने के लिए, और आप मुझे डिकोड कर रहे हो, मैं डिकोड करने के लिए समर्थित हूं, तो थैंक यू सो मच। पैनल डिबेट्स पे तो अक्सर देखते हैं, हाँ। लेकिन जब आपने अपनी पॉलिटिकल जर्नी शुरू की तो कभी किसी ने टोका नहीं? फर्स्ट टाइम आप पैनल डिबेट में नजर आए होंगे और उसके बाद किसी ने बोला ये बहुत कंट्रोवर्सी हो गई फर्स्ट टाइम। पॉलिटिशियन होना चाहिए यहाँ पे, ये फिल्म स्टार कहां से आ गए, तो मूवी स्टार लगता है। थैंक यू, आई शुड डू मोर पॉडकास्ट विद यू। आपने मेरे कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया। बट नो, फर्स्ट जो फर्स्ट जो डिबेट था उसमें बहुत कंट्रोवर्सी होगी। हुआ यूं कि फर्स्ट डिबेट बरखा दत्त की थी। मैं पुणे में लाउंजेस और रेस्टोरेंट्स चलाता था। ओके। मेरे लाउंज के अंदर ये बीजेपी वालों के बीजेपी वालों ने आके प्रोटेस्ट किया। कुछ मॉरल पुलिसिंग कर रहे थे कि लड़कियों को पार्टी नहीं करने, कुछ हो रहा था उस टाइम पे, पता है क्या हो सकता। अब इस प्रोटेस्ट के अंदर मैंने उठे उनको धक्का मारते बाहर फेंक दिया। बीजेपी कांग्रेस जो भी था उनको मैंने उठाते फेंक। अब वो हो गई कंट्रोवर्सी हो गई। फिर उसके बाद जो सिटी पुलिस है वो सारे नाइट क्लब्स को बंद करी। मैं 2004-5 की बात कर रहा हूँ या 6-7 की, मुझे याद है, बट उस दौरान का यूपीए 1 का समय था। अब ये पुणे पुलिस सबको बंद कर रही है। बरखा दत्त डिसाइडेड टू डू अ शो ऑन पुलिस एंड मॉरल पुलिसिंग। इस शो में थी शोभा दे, प्रकाश जावड़ेकर जी, वो यूनियन मिनिस्टर थे, एंड योर्स ट्रूली। अब योर्स ट्रूली का पहला डिबेट था। बरखा दत्त बहुत बड़ा नाम है, शोभा दे और प्रकाश जावड़ेकर यूनियन मिनिस्टर, और अपना कॉन्फिडेंस तो 100%। तो कह रहे थे कि नहीं, शायद प्रकाश जी कह रहे थे नहीं थोड़ा मॉरल पुलिसिंग है ये वो है। तो मैंने अपने सारे तर्क दे दिए, इंटरनेशनल सिटी लाउंजेस है, यंगस्टर जाएगी वो, और लड़कियां क्या कपड़े पहनते, बीजेपी को क्या करना ये वो। मेरे क्लब में आते किसी ने कुछ किया, मैं तो उठा के बाहर फेंकूंगा। मैंने कह दिया नेशनल टीवी पर। उसके बाद जो पुलिस का डंडा पड़ा, सारे नाइट क्लब्स पूना में बंद। Was it? मुझे वो बहुत कंट्रोवर्सी हुई, और सारे लोग कॉल कर, आप ऐसे कैसे यूनियन मिनिस्टर को कह सकते हो, आप ऐसे कैसे बात कर सकते हो नेशनल टीवी पे। That's when I realized, boss, I created a problem. नहीं, बट फिर पर्सनालिटी भी तो क्रिएट हो गई शो के साथ, लोग पहचानने तो लगे ही होंगे आपको। हाँ, बट वो मेरा एम उस वक्त नहीं था कि आई वांटेड टू डू पॉलिटिक्स। वो आई वॉज वेरी हैप्पी इन माई स्पेस। बट मैं ये सोच रहा था, यार आप मेरे प्रॉपर्टी के अंदर आता है हंगामा कर रहे हो। एंड अगेन आई एम नॉट सेइंग कि वो बीजेपी की यूथ विंग्स, वो कांग्रेस के भी हो सकते थे, किसी और ग्रुप के भी हो सकते थे। मैं बस, आप आकर मेरे प्रॉपर्टी में हंगामा मत करो, कुछ जो करना है बाहर करो, और आप मॉरल पुलिसिंग मत करो। तो ये मॉरल पुलिसिंग वाला, उसमें मैं फंस गया, पहले डिबेट में फंस गया मैं इसमें। लेकिन पॉलिटिक्स की तरफ कैसे आपका रुझान बढ़ा? हाउ ये जो इंक्लिनेशन था, कैसे? रुझान बचपन से था। डैड जब वे हमारे बीच थे, उन्होंने बचपन से एक आदत डाली थी मुझ में, और मैंने फिर अपने छोटे भाई शहजाद में, और मॉम ने भी आदत डाली थी कि हम सुबह का अखबार पढ़ते थे एवरी मॉर्निंग। तो जो उस वक्त पूना में होता था, एक अखबार कहते महाराष्ट्र हेरल्ड, जो लोकल न्यूज देता था। टाइम्स ऑफ इंडिया तो ऑफ कोर्स था, और इंडियन एक्सप्रेस। तो ये 3 अखबार पढ़ना कंपलसरी था सुबह। और शाम को डैड मुझे प्रश्न पूछते थे, आपने क्या पढ़ा अखबार में, केवल स्पोर्ट्स पेज नहीं, फ्रंट पेज में क्या पढ़ा, वो रोज सवाल पूछते थे, और क्या सीखा आपने। उससे रुझान बढ़ा, और मैं हमेशा विजुअलाइज करता था माई सेल्फ एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब मैं छोटा था। अच्छा। तो आई यूज्ड टू थिंक, उस वक्त पुणे के एमपी थे गाडगिल, शायद गाडगिल साहब हार गए थे, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ, बहुत छोटा था। वीएन गाडगिल कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन भी थे। काका गाडगिल उनके पिताजी कांग्रेस के फर्स्ट यूनियन मिनिस्टर थे। वो लगातार 3 बार एमपी थे, और फिर चुनाव हार गए, और बीजेपी के अन्ना जोशी थे। मैं 4-5 साल का होगा उस वक्त, अब मुझे साल भी याद नहीं, बट 4-5 साल का होगा, 6 साल का, उससे ज्यादा नहीं। बट आई यूज्ड टू विजुअलाइज फ्रॉम दैट टाइम कि मैं चुनाव लड़ूंगा, और आई टू विजुअलाइज हाउ आई फेल्ट इफ आई लॉस्ट द इलेक्शन, और आई फेल्ट इफ आई वन द इलेक्शन। फिर मैं जो अपना स्टडी टेबल था उस पर बैठते, आई शुड थिंक आई एम इन पार्लियामेंट, मैं स्पीच दे रहा हूँ, मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ, एंड दिस एज अ 6-year-old आई यूज्ड टू टॉक। और मैं विजुअलाइज करता था, मेरे बाजू में ये बैठे हुए, मेरे बाजू में वो बैठे हुए, जो उस वक्त के नाम अखबार में आते थे, मैं उनको विजुअलाइज करता था। राइट। सो या, तो इस तरह पॉलिटिक्स में, बट ऑलवेज रुझान ऑलवेज था, पॉलिटिकली अवेयर में ऑलवेज था। और ये रेस्टोरेंट्स और हॉस्पिटैलिटी की तरफ कैसे आप मूव किए? आई वाज अ टीनेजर, पैसे कमाने थे,
मेरे पास पैसे इन्वेस्ट करने को नहीं थे। अच्छा। मेरे पास टैलेंट था, नाम था, मैं लोगों को जानता था, लोगों के पास पैसे थे इन्वेस्ट करने को रेस्टोरेंट्स, लाउंजेस में। तो उनका पैसा होता था, उनका पैसा होता था, मेरी एक्सपर्टीज होती थी। एंड वी यूज्ड टू रन लाउंजेस एंड वी यूज्ड टू रन वेरी सक्सेसफुल लाउंजेस कि भाजपा वाले आके प्रोटेस्ट करते थे। बट जोक्स अपार्ट, एक बार अन्ना हजारे के लोगों ने भी आके प्रोटेस्ट किया। अच्छा। हाँ, उस टाइम अन्ना हजारे जी इतने बड़े नाम नहीं थे, तो उन्होंने भी आके प्रोटेस्ट किया, मॉरल पुलिस के बच्चों को लाउंज में नहीं जाना चाहिए। तो ये तो आपकी हॉस्पिटैलिटी और बिजनेस की तरफ जर्नी रही। करेक्ट। एक टाइम आया जब आप चमक रहे थे अब भी टीवी चमक डिबेट्स पे। अब भी चमक रहा हूं। नहीं, चमक रहे थे से मेरा मतलब है कि एकदम यू वर ऑल पावरफुल एंड एवरीथिंग वाज गोइंग ओके, एंड देन सरकार बदलती है और उसके बाद एक ऐसा लंबा फेज आता है जिसमें आप अकेले होते थे और चार लोग आपको विरोध कर रहे होते थे, आपसे सहमत नहीं होते। 4 नहीं 5 एंकर भी। हाउ डिड यू हैंडल दैट टाइम? मतलब डिड यू फील हेल्पलेस और ट्रोलिंग और इस सब से आपको कितना फर्क पड़ा? स्टार जितने आए हम तो लड़ेंगे नहीं। बट देखिए, बात उसकी नहीं थी। हाँ। बात दिक्कत की कहां थी कि ये जो ऑनलाइन मीडिया है, जो टेलीविजन या मीडिया है, ऑफलाइन पे माय रिलेशंस आर गुड विद एवरीबॉडी। किसी से मैंने व्यक्तिगत संबंध नहीं खराब किए, किसी से भी। भाजपा में बहुत अच्छे दोस्त, लेकिन जो आम जनता थी, खास करके वो एक फेज था 2014 से लेकर 2018 तक, जब मोदी सर का एक क्रेज था, बहुत बड़ा क्रेज था मोदी सर का। उस पे जो कॉमन पब्लिक थी, जो मोदी जी को बहुत चाहती थी, उनके एकदम दीवाने थे, वो क्रोधित हो जाते थे, आप मोदी सर के खिलाफ क्यों बोलते हो टीवी पे? अब ये मेरा लोकतांत्रिक अधिकार भी और मेरा कर्तव्य भी बोलना। बिल्कुल। और डिबेट तभी होगा जब मैं बोलूंगा। करेक्ट। वो ऑफलाइन वाला ये नहीं समझता, वो उसको पर्सनली ले जाता, व्यक्तिगत ले जाता। तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक दिन मैं एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था लाउंज में, ये जेट एयरवेज का लाउंज में बैठा था, तब जेट एयरवेज चल रही थी। आई वाज गोइंग आई थिंक टू केरला और समथिंग। मेरा सेक्रेटरी था मेरे साथ, और दिस जेंटलमैन कम्स टू मी एंड सेज कि आप मोदी जी के खिलाफ ऐसे क्यों बोलते हो, वैसे क्यों बोलते हो? तो ये एक वो जमाने में ऑफलाइन जो था, एक ऑलमोस्ट मुझ पे एक एसिड अटैक हुआ, पुलिस ने रोका है, पुणे पुलिस ने, या वो पकड़ लिया उनको। लोग कब की बात है? ये 2015-16 की बात है। ओके। एसिड लाए थे। सो देयर वाज अ क्रेजीनेस, नॉट एट द बीजेपी डिड इसको बहुत, और किसी ने एनकरेज नहीं किया, उस बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने इनफैक्ट मदद की और सिक्योरिटी भी की, उसकी बात नहीं। बट ये जो एक जुनून था उनके फैंस के अंदर, उनके चाहने वाले में, वो ज्यादा स्कैरी होता था कंपेयर टू दीज डिबेट्स। इससे क्या, ये वो भी जानते हैं जो सामने वाला है, जिसको आप अपोज कर रहे हैं कि आप आपका काम कर रहे हो, वो उसका काम कर रहा है, इसमें व्यक्तिगत क्या है? और आज भी मैंने ये कोशिश की है, मैं किसी के साथ व्यक्तिगत संबंध खराब नहीं करता हूं। देखिए, अगर कोई एक पक्ष लेता है और मैं दूसरा पक्ष लेता हूं, मेरे में इतनी समझ होनी चाहिए कि एक वो उसका पॉलिटिकल बिलीफ है, उसकी आइडियोलॉजिकल बिलीफ है, और थर्ड उसका काम है। हाउ कैन आई मेक इट पर्सनल? आफ्टर दैट शो गेट्स ओवर, वी सिट, वी लाफ, कभी कभी अगर दूसरे स्टूडियो में जा रहे एक साथ भी चले जाते हैं। अच्छा, उसमें क्या है, वो व्यक्तिगत नहीं। और वाजपेयी जी ने बहुत अच्छी बात की थी कि जो आपकी लड़ाई है वो व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए, इश्यूज पर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सोशल मीडिया पे अब जबकि आप देखते हैं कि कोई एक पार्टी के सपोर्टर्स हैं, तो वो बिल्कुल एक कहना चाहिए जुनून, जो आप एक बात कहते हैं, इतने ज्यादा पैशनेट हैं कि वो कहीं रैशनल नहीं है, लॉजिक नहीं है उसके पीछे, एंड दे ट्रोल द अदर पर्सन इररिस्पेक्टिव कि वो क्या बोलना चाहता है। दैट इज अ प्रॉब्लम, ये जो इकोसिस्टम बन गया। और हम क्यों सिर्फ एक ही पार्टी को बोले, क्यों सिर्फ कहे बीजेपी का आईटी सेल है? नहीं, दोनों आईटी सेल्स है और दोनों जगह पर एक इकोसिस्टम बना है, लेफ्ट लिबरल और राइट राउडी राइट। और मैं हमेशा कहता हूं, द राउडी राइट और लेफ्ट लिबरल में, लूनी लेफ्ट में, उनको मैं लूनी लेफ्ट कहता हूं, उनको मैं राउडी राइट, कोई अंतर नहीं है। वो मैं हॉर्सशू थ्योरी कहता हूं। हॉर्सशू में द राउडी राइट एंड द लूनी लेफ्ट आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। उनको लगता है वो बहुत अलग है, बिल्कुल सेम है। वो दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सहमत नहीं है, दूसरे को बोलने नहीं देंगे, झुंड बनाकर किसी को ट्रोल करेंगे और किसी को बुरा करेंगे, चाहे इस साइड के हो चाहे उस साइड के। पहले तो इस देश में कोई राइट और लेफ्ट है नहीं, पहले तो कोई है नहीं। Correct. बस ये अपने आप को राइट कहते हैं, वो लोग अपने आप को लेफ्ट कहते हैं। ना वो लेफ्ट है ना ये राइट है। राइट और लेफ्ट इकोनॉमिकली बहुत अलग कॉन्सेप्ट है। तो हमारे देश में कुछ राइट और लेफ्ट है नहीं, इनफैक्ट बीजेपी ऑल लेफ्ट है। बट वो डिबेट हम उस चर्चा में नहीं जा रहे। ये दोनों इकोसिस्टम में जो एक्सट्रीमिस्ट है, ये दोनों बिल्कुल सिमिलर है, ये दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं चाहते। फॉर एग्जाम्पल, मैं बीजेपी का भी आलोचना कर रहा था, अब मैं इस साइड की आलोचना करता हूं।
ये नुपुर शर्मा को सर तन से जुदा, ये क्या बकवास है? Correct. क्यों आप किसी का सर तन से जुड़ा करोगे? क्या हिम्मत है? लोकतांत्रिक मुल्क है, उसने कुछ कहा, नहीं कहा, गलत कहा, जो भी कहा वो कोर्ट देखेगी, पुलिस देखेगी। आप कौन होते हैं किसी का सर काटने के लिए? लेकिन आप देखिए मतलब जो फंडामेंटलिज्म इन आइदर फॉर्म, Both इररिस्पेक्टिव ऑफ sides. रिलीजन, सलमान रुश्दी ने कब लिखी थी सैटेनिक वर्सेस, और कोई सोच भी नहीं सकता था कि सलमान रुश्दी पर अटैक राइट इन न्यूयॉर्क, हार्ट ऑफ न्यूयॉर्क, और वहां पे अटैक हुआ, और वो भी सालों बाद। तो नुपुर शर्मा के लिए तो ये बहुत बड़ी एक मुसीबत बन गई जिंदगी भर उनकी फैमिली के लिए, उस लड़की के लिए। तो हमें ये सोचना, ये मेरे साथ हुआ है, मैंने ये इंसिडेंट एक दूसरे पॉडकास्ट में बताया, बट आई एम टेलिंग यू दिस, और द रीजन आई एम गोइंग टू यूज द वर्ड्स दैट आई एम यूजिंग इज ताकि वो जाने वो जगह क्या था। जैसे आपने न्यूयॉर्क का, मैं एक 5-स्टार होटल में था, वेरी इन द मोस्ट पॉश 5-स्टार होटल। वी वर डूइंग डिनर, मी माई वाइफ, हमारे साथ एक फिल्म स्टार, उनकी गर्लफ्रेंड थी, हम लोग बैठे हुए थे, और मैं ऐसे कॉफी पीने कॉफी बार के लिए गया। एक आदमी और उनकी पत्नी आती मेरे साथ, फोटो खींचते, सेल्फी लेते, बोलते हमने आपसे वो क्या, फिर कहते कि आप देश के खिलाफ क्यों बोलते हो। तो जब ये सब बातें होती मैं समझ जाता हूँ कि थोड़ा सा, सो आई सेड आई एम गोइंग बैक, आई नीड टू गो, एक्सक्यूज मी। वो आदमी उसकी पत्नी के सामने मुझे कहता है आई विल रेप योर वाइफ। माय गॉड। अब मैं सोचा हूँ, मेरे हाथ में कॉफी का कप है, मैं से पीटू या नहीं पीटू? पीटू तो क्या मैं प्रिविलेज्ड हूं? नहीं पीटू तो क्या एम आई नॉट स्टैंडिंग अप फॉर अ वुमन? और ये सारी दुविधा एक सेकंड में हो रही है। मैं क्रोधित भी हूं, मुझे डर भी लग रहा है, मुझे एक्साइटमेंट भी, उस एड्रेनलिन रश भी है, आई एम ट्राइंग टू कीप माई सेल्फ काउंट। ये सारे पैराडॉक्सेस वो एक सेकंड के अंदर, वो एक सेकंड खत्म नहीं हो रहा, वो एक सेकंड इज एक्सटेंडेड। Luckily, the owner of the hotel heard the conversation. He caught mine. He said, "Tu chal," and he asked the security to ask them to leave. But this happens. This has happened to me at a hotel in Delhi, 5-star hotel. I was doing lunch with a top ambassador, diplomat, not an ambassador, sorry, diplomat. We were discussing Punjab politics and other politics. A man came to me, says, "I feel like cutting XYZ's head." While this diplomat, she was sitting with me. Yeah, why? So this extremism on either side, forget religion. Religion तो बहुत अलग चीज है, political, ideological. ये लेफ्ट लूनीस क्या करते हैं? प्रोफेसर का हाथ काट दिया केरला में। यस दिस इज नॉट जस्टिफाइड। हम, ये बहुत अच्छा मुल्क है, और इस मुल्क की खासियत ये कि इस मुल्क ने एक्सट्रीमिज्म को कंट्रोल किया, किसी भी साइड की एक्सट्रीमिज्म। एंड आम आदमी नहीं चाहता एक्सट्रीमिज्म। आम आदमी की लड़ाई है रोटी, कपड़ा, मकान, एक अच्छी जिंदगी, एक बेहतर जिंदगी अपने परिवार और अपने परिजनों के लिए, उसको हमें मेंटेन करना है। एंड देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट दैट एक्सट्रीमिज्म ऑन एनी साइड बी कॉल्ड आउट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। यू कांट जस्टिफाई वन एक्सट्रीमिज्म एंड देन टॉक अगेंस्ट द अदर। प्रॉब्लम ये हो रहा है इकोसिस्टम में, वो दूसरे वाले को तो कॉल आउट करते, अपने वाले को कॉल आउट नहीं करते। दैट इज द प्रॉब्लम। यू कांट एनकरेज इट। एक्सट्रीमिज्म per se should be called out, whoever does it. True. And your group should call it out particularly. Then we'll have a more sane environment for conversation. तहसीन, चलिए ये तो थोड़ा हम बहुत इंटेंस डिस्कशन हो रहा है, बट सोशल मीडिया पर से, वो जो पब्लिकेशंस हैं उनका स्पेस, टीवी चैनल का स्पेस तो हम सब जानते हैं खा चुका है, कंप्लीटली खा चुका है। ज्यादा से ज्यादा लोग सोशल मीडिया देख रहे हैं, यूट्यूब या इंस्टा, दुनिया उस पर चली गई है। लेकिन डोंट यू थिंक सोशल मीडिया इज दैट मैजिकल वॉन्ड, जादू की छड़ी है, लेकिन ये जादू की छड़ी कई ऐसे लोगों के हाथ में भी आ गई है जो इररिस्पॉन्सिबल है, वो समझते नहीं है। करेक्ट। और ये फैक्ट चेक और ये सारी चीजें जो हैं, ये एक मुसीबत बन गई है। खास करके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो चल रही है, झूठ फैलाया जाता है, लोगों को भड़काया जाता है। सोशल मीडिया तो व्हाट्सएप भी है। एंड आई डू बिलीव, और मैं इसके लिए ट्रोल होने वाला हूँ, बट आई डू बिलीव वेरी स्ट्रांगली that there should be regulations in social media, not regulations government controlled, regulations by social media companies itself. उन्हीं जैसे मीडिया के अंदर आप लोगों का, यार जब आप रेडियो में थे, आप लोगों का एक एसोसिएशन था जो खुद देखता था, उसमें सरकार की कोई दखल नहीं होती थी। सोशल मीडिया में भी नहीं होनी चाहिए, जो सरकार कोशिश कर रही है वर्तमान सरकार करने के लिए, वो अभी उन्होंने वापस ले लिया उनका एक बिल, बट देयर शुड बी a regulatory framework by social media companies, including prominent people or prominent
पीपल एसोसिएटेड विद द इंडस्ट्री एक्सेट्रा, जो इंडस्ट्री को रेगुलेट कर सके. इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ताकि ये जो फेक न्यूज़ की जो बीमारी है ये समाप्त हो. मैं बहुत अनकंफर्टेबल हूँ सरकार उसमें दखल दे और सरकार कोई चीज़ कॉल आउट करे, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि सरकार फिर अपने खिलाफ कोई भी न्यूज़ को फेक न्यूज़ कॉल आउट करेगी. बट एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म होना चाहिए हेट न्यूज़ और फेक न्यूज़ के लिए. दिस शुड मेंटेन फ्रीडम ऑफ स्पीच, but should only control hate news and fake news. And this should be done by a regulatory body of social media use, of social media companies and experts, not by government. मैं इसमें बहुत clear हूँ. But how to control the paid trolls? No, then you know who's doing it. फिर वो IP एड्रेस निकलेगा, फिर आपको पता है, फिर पता चलेगा कौन सा IT सेल का है, कौन व्यक्ति कर रहा है. फिर आप उसको यूज करो, आप रेगुलेट करो वो अकाउंट को. फिर आप अगर वो रेगुलरली हेट कंटेंट दे रहा है, फेक कंटेंट दे रहा है, यू कैन स्टार्ट टेकिंग सम एक्शन, सम पेनल्टी. यू कैन फिगर आउट वो किस आइडियोलॉजी से है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से, राइट विंग आइडियोलॉजी से, इस्लामिक आइडियोलॉजी से. यू कैन देन स्टार्ट गोइंग, यू कैन स्टार्ट फिगरिंग आउट, यू कैन स्टार्ट पुटिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन एन अकाउंट दैट इज स्प्रेडिंग फेक न्यूज एंड हेट न्यूज. बट उसमें होता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्ब किया जा रहा है. बट फ्रीडम ऑफ स्पीच इज नॉट अबाउट हेट एंड फेक ना. बट आई एम नॉट कंफर्टेबल विद गवर्नमेंट डूइंग इट. गवर्नमेंट ने a regulatory mechanism. और मैं फिर भी छोटे अकाउंट्स के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़े अकाउंट्स के लिए जिनके न्यूज़ फैलाने से दंगे हो सकते हैं, जिनके न्यूज़ फैलाने से नफरत फैल सकती है, जिनके न्यूज़ फैलाने से फेक न्यूज़ स्प्रेड होता है, ऑन दैट. बट अगेन इट हैज टू बी अ रेगुलेटरी मैकेनिज्म थ्रू चेक्स एंड बैलेंसेस, नॉट गवर्नमेंट. गवर्नमेंट उसमें नहीं आ सकती. देयर इज नो स्पेस फॉर गवर्नमेंट. बट ये एक कॉन्सेप्ट है मेरे पास. इट हैज टू बी worked upon more. Exactly like the Broadcasting Association जो टीवी का है, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन, ठीक वैसे जिसमें न्यूज वाले दिखते हैं ये कंटेंट सही है या गलत है. सरकार का उसमें कोई दखल नहीं होता. और अगर कोई अग्रीव्ड है, कोई चैनल अग्रीव्ड है, वो कोर्ट जा सकता है. ठीक उसी तरह एक रेगुलेटरी इंडिपेंडेंट बॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट फॉर सोशल मीडिया. नाउ आई एम नॉट सेइंग चेक स्मॉल पोस्ट, आई एम सेइंग चेक द हवा का रुख क्या है. कोई एक हिंदू मुसलमान फैला रहा है, कोई कम्युनिस्ट ये फैला रहा है, क्या फैला रहा है, किस चीज का फैला रहा है, उस हवा को करने के लिए कहां से आ रहा है. यू कैन हैव दीज रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स, नॉट रियली कर्ब इंडिविजुअल फ्रीडम. हाउ डू यू योरसेल्फ हैंडल द ट्रोल्स ऑन सोशल मीडिया? क्योंकि मुझे बहुत मजा आता है करो ट्रोल, लेकिन दे कैन गो बॉन्कर्स. प्रोफैनिटीज यूज करना, कस वर्ड्स यूज करना. हाँ, तो मुझे तो बहुत पसंद है. करो, मुझे क्या. अरे कोई मुझे अगर कहेगा आप एरोप्लेन हो तो मैं एरोप्लेन थोड़ी बनूंगा. कोई मुझे कहेगा आप सुपरमैन हो तो मैं सुपरमैन तो हूँ. अगर कोई कहेगा कि आप अगर कोई कहेगा आप कार हो, मैं कार थोड़ी बनूंगा. तो यार वो गाली से, उनके गाली से मुझे क्या फर्क पड़ता. नहीं, अभी तक आपने कुछ ऐसा देखा है विच वॉज मोस्ट डिस्टर्बिंग कि रात को नींद नहीं आई हो उस वक्त? नहीं, आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी पीसफुल अपनी लाइफ में, बट थ्रेट कॉल्स आते हैं काफी. ओके, दैट इज वन थिंग. बट for me, I indulge in my meditation and that keeps me peaceful and sane. So for me, my meditation life and my spiritual life keeps me sane from everything. तो मैं 2-3 चीज़ करता हूँ. मैं सोशल मीडिया को सीरियसली नहीं लेता हूँ. मैं अपनी बात रख देता हूँ. मैं दोस्ती सबसे रखता हूँ और किसी को मुझे गाली देने तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. मुझे ना पर्सनल लाइफ में ना ऑफलाइन में मुझे कोई कुछ भी कहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है. मुझे पता है मेरा जर्नी कहाँ है, मैं वो विजुअलाइज करता हूँ, मुझे वहीं जाना है. आप मुझे रास्ते में जो कहना चाहते हो आप. ये सारी बातें मैंने सुनी 2010 में, सारी बातें सुनी 2014 में. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है. मुझे बिल्कुल, आई एम लाइक अ हॉर्स विद ब्लिंकर्स. मुझे यहाँ जाना है, मैं वहीं पहुँच कर रहूँगा, खत्म. मुझे से कोई फर्क नहीं. तो जब when you are not on social media, when you are at peace, social media, when you are at peace, and आप जब खुद अपनी हॉबीज परस्यू करते हैं, कौन सी हॉबीज? मेडिटेशन. ओके, आई लव मेडिटेशन. हॉबी नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ. मैं रोज सुबह 4 बजे उठता हूँ. अभी मैं पिछले 3 महीने से वेजिटेरियन हूँ. नवरात्र के बाद मैं वापस नॉन वेज चालू करूँगा. ओके. तो आई डू माई मेडिटेशन. मैं सुबह 4 बजे रोज उठता हूँ. 4 से 5, 5:30 तक मैं मेडिटेशन करता हूँ. मैं तंत्र करता हूँ. आई डू अ लॉट ऑफ तंत्र विधीज. मैं रात को सोते टाइम अपना वापस मेडिटेशन करता हूँ. एंड आई लव वर्किंग ऑन क्वांटम. क्वांटम एक्साइट्स मी. क्वांटम फिजिक्स, इट्स माई मोस्ट हैप्पीएस्ट सब्जेक्ट. तो मैं क्वांटम के बारे में पढ़ते रहता हूँ, रिसर्च करते रहता हूँ. अलग अलग पेपर्स किसी ने क्या लिखे, क्या कर रहे इन द वर्ल्ड ऑफ क्वांटम फिजिक्स. आई लव डूइंग दैट. और मुझे लगता है क्वांटम फिजिक्स इज वेरी क्लोज टू सनातन धर्म. हमारी जो जितने भी हमारा जो कल्चर है, खास करते हिंदू कल्चर, इंडियन कल्चर, today quantum physics says that there is हमारे जो forefathers थे, they knew about this.
these paradoxes. So I try and find a lot of answers in our culture to what is said with parallel stories, with parallel images. So that excites me. So that is something that really, really excites me. और मुझे बहुत अच्छा लगता है वर्कआउट करना. I love working out. मैं MMA बहुत करता था. I haven't been in the ring for the last year and a half. Okay. I had an incident where I, unfortunately, while fighting, I hurt somebody and उस व्यक्ति को बहुत जोर से लग गया. फिर मैं थोड़ा सा शॉक्ड हो गया कि क्या इतना पावर है और क्या ये करना चाहिए मुझे. So I took a break from that. But most of the time I just love my meditation, my space, my quantum, my working out, or taking my son to the play area and playing with him. So that's what I love doing. अभी आप सनातन की बात कर रहे थे, हिंदू और हिंदू संस्कृति की बात कर रहे थे. कईयों को लगेगा कि कहीं कुछ और तो इरादे नहीं है कि मतलब 10-12 साल इस तरफ रहे और कहीं उस तरफ न चले. भाजपा ने पेटेंट किया है. भाजपा का है. मैं हमेशा तो आपकी पार्टी की बात मैं तो कह रहा हूँ ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं. वो सबको ठगते. नहीं, उनका क्या पेटेंट है और उनके साथ क्यों जाऊं मैं. नहीं, और कांग्रेस भाजपा की बात नहीं. आप अपनी पार्टी से जहां से आपकी आइडियोलॉजी, योर बेंट ऑफ माइंड इज देयर, यू हैव बीन फॉलोइंग इट. कहीं वही लोग न कहने थे यार तहसीन ये क्या कर रहे हो. अब आप देखिए, मेरा नाम तहसीन. हाँ. मैं हूँ एथिस्ट. मैं सनातन में विष्णु कर, मैं हाथ में कलावा, मैं नवरात्रा और श्रावण के फास्ट और गणपति जी के फास्ट. बट देखिए, ये भारत की खूबसूरती है. ये भारत की खूबसूरती है. और ये पता है, ये मैंने पिछले कुछ वर्षों में ये मैंने पोलराइजेशन ज्यादा देखी. जब मैं बड़ा हुआ, मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा. जब मैंने, जैसे हमारे घर पे पापा भी विराजमान है. मैं आपको कहा मैं कल वापस जा रहा हूँ क्योंकि पापा को विदा करना है, तो मेरे घर पे विराजमान है. हर साल पापा मेरे घर पे आते हैं. इसमें हिंदू मुसलमान क्या है. अच्छा, मेरा बेटा जरूर, मैं लास्ट वीक की बात कर रहा हूँ, लास्ट मंडे की बात कर रहा हूँ. उससे मैं ले गया सब गणपति, हमारे वहां उसको मंडल कहते, पंडौल का मंडल कहते. वो बस मंडल के अंदर जाके खेल रहे, बापा 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 ईयर्स, बापा नोज, बापा, और बापा के साथ खेल. हमारे लिए ये वे ऑफ लाइफ है. हम उस मंडल में रहते, खाते. अच्छा, वो मंडल का ट्रस्टी कौन है? अली. वो बापा रस्ते के ऊपर जो मंडल बैठे, अली. मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो विवाद आया, ये जो डिविजन्स आए, ये बढ़ गए पिछले 10, 12, 13 सालों में. इसके पहले कहाँ? आपके बचपन में आपके मुसलमान दोस्त हो गए, आप ईद में जाते होगे उनके. ये विवाद अब आया है इसको, और ये सोशल मीडिया ने इसको मैग्नीफाई किया है. ये कहाँ? हमारे वे ऑफ लाइफ में नहीं था ये. एंड व्हाई इज इट नॉट इन आवर वे ऑफ लाइफ? बिकॉज द हिंदू वे ऑफ लाइफ, द इंडियन वे ऑफ लाइफ एक्सेप्ट्स एवरीथिंग. जब हिंदुइज्म में इतनी डाइवर्सिटी है, जब एक सात्विक पूजा भी हो सकती है, एक तांत्रिक पूजा भी हो सकती है, जब उसमें इतनी डाइवर्सिटी है, तो हम हर डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हैं. आप ज्यादा बता सकते हैं, जब पॉलिटिशियन से वैसे मिलते हैं और पॉलिटिशियंस आपस में मिलते हैं, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी के हो, डिफरेंट पार्टीज के हो, ये जो जूतम पैजार है या ये जो रस्साकशी है, ये फॉलोअर्स में ही चलती रहती है, जनता में चलती रहती है, या ये पार्टी के लोगों के बीच में, पॉलिटिशियंस में भी है, या खुद ये आपस में बड़े हिले मिले रहते हैं? बड़े अच्छे रहते हैं. अच्छा, मैं नाम के साथ कहता हूँ, ओवैसी साहब सबसे अच्छे संबंध है. लेकिन यहाँ की पोलराइजिंग बात करते हैं. आप ये चीज सोचो, मैं किसी के बच्चे की पढ़ाई के खिलाफ नहीं हूँ. मैं तो चाहता हूँ मेरा बच्चा भी बहुत अच्छी पढ़ाई करे. लेकिन सब पॉलिटिशियंस के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं. अगर धर्म या कौम खतरे में है, ये तलवार लेकर क्यों नहीं उतरते सड़क पर? किसी भी धर्म के हो. क्यों इनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं? क्यों इनके बच्चे अंग्रेजी में पढ़ते हैं? आपको क्यों लड़ाते? गरीब के बच्चों को क्यों लड़ाते धर्म के ऊपर? करेक्ट. ये दिक्कत है ना. चाहे ओवैसी साहब हो, चाहे कोई और हो, इनके बच्चे अब्रॉड पढ़ते. क्यों? गरीब का बच्चा क्यों नहीं पढ़े? इनके बच्चे अंग्रेजी में पढ़ाई करते, गरीब का बच्चा क्यों अंग्रेजी में नहीं पढ़े? दैट इज द पॉइंट. एंड दे वांट टू पोलराइज फॉर देयर पॉलिटिकल बेनिफिट्स. बट ऐसे तहसीन जैसे ऐसे लोग और भी होने चाहिए. जो बात आप कर रहे हैं वो और लोगों को भी करनी चाहिए, या आप अपनी पार्टी में जिन पॉलिटिशियंस से आप मिलते हैं बोलते नहीं है कि there is too much of toxicity happening? Too much of toxicity, and this has to stop. Either side has to stop it. ये नहीं होना चाहिए. This is not right. And personally, I take solace again. मैं फिर से जाता हूँ. My meditation, my spiritual experiences, मुझे उससे बहुत solace मिलता है. I spend my time trying to make myself a better human being. मैं दूसरों को क्या लेक्चर दूँ अगर मैं खुद को improve नहीं कर सकता हूँ? मैं पहले खुद पे तो काम करूँ. पहले मैं खुद को तो
अपने लेवल में खुद का स्तर तो बढ़ाओ, फिर मैं जाकर दूसरों को सीख दूं या दूसरों को बताओ। तो आई ट्राई टू रिफ्लेक्ट विद इन कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं वही चीज कर रहा हूँ, क्या मैं वही डिवीजन कर रहा हूँ, एम आई टेकिंग द राइट स्टैंड, द करेक्ट स्टैंड, द एथिकल स्टैंड, व्हाट इज इट? सो आई ट्राई एंड लुक विद इन. I don't want to look outside. I'm not here to preach. I'm here to look within. Can I improve myself? That is my only journey and my only battle. Can I improve myself on a daily basis? So these are few things that I try and work within myself. दूसरों को मैं ज्यादा लेक्चर इसलिए नहीं देता हूँ कि उनका पॉलिटिकल एजेंडा है, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि इस पॉलिटिकल एजेंडा से देश बोर हो जाएगा बहुत जल्दी। इतना यंग देश है, इतने यंग लोग हैं, उनको नौकरियां चाहिए। कब तक आप विवादों पर पेट भरोगे? अल्टीमेटली रोटी तो खानी है। सही बात है, नौकरी तो चाहिए। ओटीटी और इस सब के बारे में आपका क्या सोचना है? डू यू वॉच मूवीज इन ओटीटी वगैरह? नहीं, whatever time I get free, I spend either meditating or I spend learning about or doing my spiritual journey, which has helped me evolve. So I don't really watch, though I did watch Maharani because of Huma, and I watched one more thing because of Rajkumar Rao. So I watched 2 shows. One was because of Rajkumar Rao, वो भूमि वाला। अच्छा, वो I saw that because of Rajkumar and I saw Maharani because of Huma. और Maharani political भी था। तो बस I have not seen any other shows. बॉलीवुड में who are your closest friends? Ekta is very close. I'm very close to Lord Rajkumar Rao, but again, it's not about. It doesn't make me. It's not about Bollywood or politics. मुझे वो जर्नी में गिरना ही नहीं है, मुझे उस चक्कर में गिरना ही नहीं, बॉलीवुड हो पॉलिटिक्स हो। मुझे अपनी जर्नी में जाना है, जिसको मेरे साथ आना है वो अपनी जर्नी में आए। आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट। वो मेरे दोस्त जरूर हो गए। एकता इज माई फ्रेंड, राजकुमार इज माई फ्रेंड, लॉट ऑफ फ्रेंड्स, मुकेश छाबरा, अभी वो कंट्रोवर्सी में IC 184 के, बट दीज आर फ्रेंड्स ऑफ माइन, आई लव देम टू डेथ, बट माई जर्नी इज सेपरेट। माई जर्नी इज वेयर कैन आई इवॉल्व एंड वेयर कैन आई नाउ वर्क विद द नेशन। मुझे बस वही करना है, मैं देश के साथ क्या काम कर सकता हूँ और देश के लोगों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट। आई एम फोकस, जैसे अर्जुन फोकस था उस मछली की आंख में, आई एम वेरी फोकस। आई नो वेयर आई वांट टू बी इन 2026, 2029 एंड 2034। आई हैव रिटन दिस डाउन, दीज आर माय गोल्स। आई एम वेरी क्लियर, आई विजुअलाइज्ड इट। मुझे बस उसी जर्नी पे जाना है, मुझे बाकी किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता है। आपने अर्जुन की बात की, तो एक बात जो निकल के आती है, जो अक्सर आपने और भी पॉडकास्ट किए उन पे भी आई है, तो रामायण में आप राम लक्ष्मण थे, आप और शहजाद, और फिर महाभारत में तो कर्ण अर्जुन कैसे हो गए? हाउ डिड दैट हैपन? एंड व्हेन डिड यू हैव योर लास्ट कॉन्वर्सेशन? और जब जो थोड़ी बहुत खटास आई आप लोगों में, कड़वाहट आई, वो लास्ट एपिसोड आपको क्या याद है, क्या हुआ था? लास्ट कॉन्वर्सेशन और सुशांत के पॉडकास्ट पे। अच्छा, हाँ, वी डोंट टॉक, बट टीवी स्टूडियोज में मुलाकात हो जाती है। उसके पहले कॉन्वर्सेशन हुई जब मेरा बेटा जुरवान वाज बोर्न, तो उसने व्हाट्सएप किया था। खटास नहीं है मेरी तरफ से, कुछ नहीं है, देयर इज नो बिटरनेस। उनकी तरफ से मुझे नहीं लगता, बट इट्स जस्ट बेटर कि वो डिस्टेंस रहे। देयर इज नो बिटरनेस, एटलीस्ट फ्रॉम माय साइड। मैं उसके लिए कैसे बात कर सकता हूँ, बट आई डोंट थिंक सो। आई थिंक ही इज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। वो मेरे, ही लव्स माय सन, ही इज अ ग्रेट पर्सन। मिलते हैं वो? हाँ, भतीजे से मिलते हैं, ऑफ कोर्स, उसका हक है। और वो उस दिन मुझे जुरवान कह रहा था, मैं सुबह कह रहा था चाचा चाचू चाचू, खुद से ही निकाल दिया। तो ऑब्वियसली वो तो उसका भतीजा है, उसमें मैं हाउ कैन आई इंटरफेयर यार, उनका अधिकार है। बट वो डिस्टेंस ठीक है, बट मैं अपने सेल्फ अवेयरनेस और अपने जर्नी पे हूँ। मुझे उससे कोई मतलब नहीं वो क्या करता है नहीं करता है, बट मैं ये चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि भारत के सबसे अच्छे स्पोक्स पर्सन में से वो है। और मुझे इस बात का दुख है कि कांग्रेस ने उसे नहीं बनाया स्पोक्स पर्सन। मुझे लगता है अगर कांग्रेस बनाती, कांग्रेस का बहुत अच्छा होता, बट बीजेपी में आज कंट्री का इज द बेस्ट स्पोक्स पर्सन। आई डू बिलीव दैट। अगर कोई डिबेट में वो सामने, तो आपको फैक्ट्स रेडी रखना चाहिए, और भी फैक्ट्स आपको पढ़ना पड़ता है। ही डजंट होल्ड बैक। वो कहाँ से फैक्ट्स ले आता है, तो वो चीज़ों के लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। और लेकिन एज एन एल्डर ब्रदर, आपका तो हक बनता है कि डांट के आप बोलते कि शहजाद, keep all this aside, let's have at least dinner or lunch together, let's hang out together, जैसे भाई होते हैं। नहीं, वो अभी वो जब होना होगा। at this point it's better। लेकिन होगा, of course, होना चाहिए। of course, समय हर चीज को ठीक करता है। और
एंड टाइम विल हील एवरीथिंग। वो जो जर्नी थी मेरी और शहजाद की, मैं अपनी जर्नी की बात कर सकता हूँ। आई वेंट थ्रू अ लॉट। जब वो सेपरेशन हुआ, मुझे बहुत उस जर्नी में मुझे बहुत दुख भी हुआ। आई वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ इमोशनल ट्रॉमा, बिकॉज आफ्टर ऑल ही वॉज माई ब्रदर, आई ब्रॉट हिम अप लाइक अ सन। तो ट्रॉमा तो ऑफकोर्स आई वेंट थ्रू इट, बट इट इज़ गुड दैट इट इज़ सेपरेट। वो अच्छा हो, वो अपनी जर्नी में आगे जाए, बस मैं वही चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो और भी अच्छा करे, और भी आगे बढ़े, वो और भी अपना नाम रोशन करे। मैं उसमें बहुत खुश होता हूँ। आई फील वेरी हैप्पी जब उसकी वीडियोस वायरल होते हैं, जब वो कुछ पंच लेता है, जब हालांकि वो मेरे साइड को मार रहा है, बट मुझे अच्छा लगता है इसमें एक तो आई लव दैट। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं सही हूँ गलत हूँ। ये राइट रॉन्ग का कॉन्सेप्ट बहुत एब्राहमिकल कॉन्सेप्ट है। ये क्रिश्चियन इस्लामिक कॉन्सेप्ट है। इंडियन कल्चर में देयर इज नो राइट और रॉन्ग, देयर इज एक्शंस एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्शंस। मैं समझता हूँ कि मेरे एक्शंस है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज है, उसके एक्शंस है, कॉन्सिक्वेंसेज। राइट और रॉन्ग क्या होता है? इसमें कोई राइट और रॉन्ग भी है, दोनों का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं तो खुश होता हूँ अगर वो आगे जाए। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश होगा कि अगर वो और भी आगे, और मुझसे भी आगे जाए और भी तरक्की करे। मैं तो उसमें बहुत ज़्यादा खुश होगा। आई रियली विल बी हैप्पी। और मैं दिल से ही दुआ करता हूँ उसके लिए। मैं जेन्युइनली दिल से दुआ करता हूँ उसके लिए कि और भी आगे जाए। आप दोनों, यू आर हेविली इनटू वर्कआउट। आई मीन Yeah. आई एम श्योर Yeah. शहजाद को भी देख के लगता है कि ही इज इनटू जिमिंग एंड ऑल। Yeah, he is. तो ये तो तभी पॉसिबल है जब काफी अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान दिया जाता हो एंड ऑल दोस थिंग्स। बट फिर भी गिल्टी प्लेजर तो होते होंगे नहीं। कुछ ना कुछ। खाने पीने में बहुत संतुलन है। मैं दिन में एक बार खाता हूँ। मैं जिस खाने को खाता हूँ, मैं उस खाने को पहला ग्रेटिट्यूड देता हूँ। सो लॉट ऑफ पीपल आस्क मी हाउ आई मेंटेन माई बॉडी। और मैं रिवर्स एज अभी कर रहा हूँ। आई एम रिवर्स एजिंग। बायोलॉजिकली आई एम 28, 29. Okay, with all my parameters, heart, blood, etc. Hearing, eyesight. I don't have white hair. Now, the idea of reverse aging again comes from Indian culture, comes from Indian science. तो मैं दिन में एक ही बार खाता हूँ। ओके। एक ही बार खाता हूँ। मैं ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ, ऑफकोर्स। सुबह एक बार, दिन में एक दो ब्लैक कॉफ़ी, शाम को एक ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर। मैंने शुगर छोड़ दी है। मैं 90% खाने में एडिशनल सॉल्ट एक्सेट्रा ऐड नहीं करता। मैं इवेंचुअली वो भी छोड़ दूंगा। मैं शुगर बिल्कुल नहीं खाता। उसमें कहा दिन में एक बार खाता हूँ। मैं खाने को ग्रेटिट्यूड देता हूँ। मैं जो खाना खा रहा हूँ उसको मैं खाने से पहले उसको थैंक यू बोलता हूँ, उसका धन्यवाद करता हूँ। मैं वो सोचता हूँ कि चाहे वो ब्रोकली हो, चाहे वो लेटिस हो, या अगर मैं नॉनवेज खा रहा हूँ, चिकन हो, मटन हो, उसने अपनी ज़िंदगी दी है मुझे सेटिस्फाई करने के लिए। अगर वो वेजिटेरियन भी हो तब भी उसमें लाइफ तो थी। भाजी भी हो, रोटी भी हो, राइस भी हो, व्हीट है, राइस है, तो आई गिव इट ग्रेटिट्यूड दैट मुझे फीड कर रहा है। और उसके बाद ही मैं उस खाने को खाता हूँ। और इट इज़ रियली हेल्प्ड मी इन गेटिंग माई बॉडी डाउन टू अ लेवल वेयर आई एम कंफर्टेबल। अब कोई लोग है इस पॉडकास्ट का ये पार्ट देखते कहेंगे ये स्यूडो साइंस है, और मैं उसमें आर्ग्यू नहीं कर सकता। ये मेरे लिए काम करता है। आई लुक द वे आई लुक एंड आई एम फिनोमिनल। आई कैन बीट द हेल आउट ऑफ यू विथ वन हैंड because I'm a fighter. I can run 6 kilometers, 8 kilometers without panting. I'm in my 40s. I'm fit as fish. Sorry, boss. It works for me. Doesn't work for you. You may think it's pseudo, and I accept it. I don't do steroids. अब पता है मैंने कोविड के वक्त डोलो ली थी। मैं मेडिसिन भी नहीं लिया हूँ। अच्छा। Not that I'm against medicines. I am very for. I think modern science is extremely important. It's increased our long life. Don't get me wrong. I haven't taken it because I haven't fallen sick. You don't need it. I haven't taken. I took Crocin and Dolo once because I took the Covishield. उसके साथ उन्होंने तब कहा था लो, उसमें भी जरूरत नहीं थी। जो बूस्टर डोज था थर्ड वाला, उसमें तो मैंने लिया भी नहीं। पहले दो में लिया था क्योंकि वो तब वो था कि लेना चाहिए। थर्ड वाले में तो मैंने लिया भी नहीं जो बूस्टर था। I haven't taken a medicine in the last 4-5 years, 6 years. You can check with my family. I haven't fallen sick. स्वीट्स बिल्कुल पसंद नहीं आपको? पसंद बहुत है, छोड़ दिया। वही तो विल पार है। वही तो विल पार है ना। I've left sugar. अच्छा। नॉनवेज नॉट ईटन। अब जैसे बप्पा विराज है तो बप्पा और मोदक तो साथ चलते। हाँ, तो मैं सबको मोदक गिफ्ट करता हूँ। मैं खाता नहीं हूँ, बट पापा के साथ मेरा अलग रिश्ता है। तो फिर वो मानते कि ठीक है नहीं खाओगे तो चलेगा। तो मैं जब जुर्बान पैदा हुआ तब भी मैंने डिजर्ट नहीं खाया, केक नहीं खाया, उसके बेबी शावर में भी नहीं खाया। आई डोंट डू अल्कोहल, आई डोंट स्मोक, आई वेक अप एट 4 o'clock in the morning, आई मेडिटेट, आई वर्क आउट, आई रन, आई वॉक माई डॉग्स। लाइफ में कोई रिग्रेट्स, कोई ऐसी चीज कि काश ये मैंने ऐसे कर लिया होता है? इस होते ही है कई बार कुछ चीजें।
विजन इज ऑलवेज इन हाइंडसाइट इज ऑलवेज 2020 ये हो सकता फिर ये रिग्रेट क्यों मैं वो स्टॉक खरीद लेता मैं ये खरीद लेता विजडम बात मुझे पास्ट में रहना है मेरी बहुत अच्छी चीज एरिस्टोटल ने कही एक बहुत अच्छा पैराडॉक्स है एरिस्टोटल का वो कहता है देयर इज नो पास्ट द पास्ट एट वन टाइम एग्जिस्टेड अब एग्जिस्ट नहीं करता देयर इज नो फ्यूचर वो आएगा बट इट डज नॉट एग्जिस्ट और जो ये दो नॉन एग्जिस्टिंग चीज को कनेक्ट करता है वो प्रेजेंट है जो इस क्षण का है जो वापस कभी नहीं आ सकता एग्जैक्टली तो व्हाट इज टाइम और वही हमें हमारे स्क्रिप्चर्स सिखाते हैं टाइम इज रिलेटिव जो अब आइंस्टाइन कहते हैं वी नाउ नो फ्रॉम वेरियस स्क्रिप्चर्स टाइम इज रिलेटिव आई डोंट वांट टू लुक बैक इन द पास्ट आई डोंट केयर अबाउट आई वांट टू बी ऑन माय जर्नी मेरी जर्नी में मुझे अपना चीज करना है और कभी अगर मुझे लगता है कि कुछ गलती हो गई या कोई चीज से मुझे नुकसान हुआ है तो फिर मैं भगवान राम को याद करता हूँ 14 साल का वनवास उनको भी स्ट्रगल करना पड़ा मैं अपनी तुलना राम जी से नहीं कर रहा मैं बोल रहा जब राम जी को उस वनवास से जाना पड़ा फिर हम तो साधारण लोग हैं वो तो हमारी जिंदगी में तो तकलीफ तो आएगी आई एम ओके विद इट आई डोंट वांट टू सिट बैक एंड रिग्रेट इट आई वांट टू मेरे फेवरेट है कृष्णा आई वांट टू बी लाइक कृष्णा लाइक एवरीथिंग इन लाइफ आई लव थ्रू एंड मैं अपनी लाइफ उस प्रिंसिपल्स पे जीता हूँ 16 कला परिपूर्ण कृष्ण एग्जैक्टली और क्यों हम कृष्णा को एक एब्सोल्यूट परफेक्ट गॉड मानते हैं हम राम जी को भी मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं परफेक्ट गॉड हम सिर्फ कृष्णा जी को मानते हैं क्यों बिकॉज कृष्णा आप सोचिए कृष्णा जी के बारे में वो पैदा होने से पहले प्लानिंग हो गई थी उनको मारने की पैदा होते अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को छोड़ना पड़ा जेल में पैदा हुए फिर अपने अंकल को मारना पड़ा अपने गांव को ले जाना पड़ा गोवर्धन पर्वत उठाना पड़ा क्या क्या उनके पास तकलीफ है वो जानते थे उस कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनका पूरा क्लैन खत्म होगा वो जानते थे बाद में गंधारी उनको श्राप भी देगी वो सब हंसते थे जब गंधारी उनको श्राप देती उसमें भी वो मुस्कुराते स्ट्रेस नहीं लेते ये नहीं कहते सामने श्राप नहीं देते पलट नहीं कहते वो तो भगवान थे गंधारी का श्राप भी मुस्कुराते हुए लेते एक्सेप्ट कर लिया स्वीकार किया उन्होंने स्वीकार करते वो होता है इंसान अरे वो मुझे वैसे रहना है वो सबके बीच में मुस्कुराते हुए कहीं उनको वो नहीं होते आई थिंक आई वॉन्ट टू लिव ऑन मेरे फेवरेट है कृष्णा आई लव कृष्णा मैं अपनी लाइफ उस टर्म्स पे रहने की कोशिश करता हूँ लाइक कृष्णा कि हर चीज में मुस्कुराओ जो होना है तो होगा ही 3 ऐसे लोग जिनके साथ आपको मौका मिलता तो आप डिनर करना पसंद करते बेशक दुनिया में है या नहीं है नेहरू जी नंबर 1 मैं जेन्युइनली मानता हूँ ही इज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया बहुत सारी उनमें कमियां रही है राइट विंग बहुत सारी उनमें कमियां निकालते हैं राइट विंग मतलब भाजपा वाले बट यार उस आदमी ने देश को बनाया क्या विजन था उस आदमी का आप सोचिए उसने 1930s में फंडामेंटल राइट्स लिखे जो आज हम ले रहे और अंबेडकर साहब ने बाद में उसको हमारे इसमें उन्होंने 1930s में फंडामेंटल राइट्स लिखे वो ही हैड अ डिसएग्रीमेंट विद गांधी जी से ने संपूर्ण स्वराज ले गए एट द लाहौर सेशन ऑफ दैट मैन इज अ जीनियस आई मीन उन्होंने मॉडर्न इंडिया बनाया है यू हैव टू गिव हिम क्रेडिट एक बैंकरप्ट कंट्री एक गरीब कंट्री को उन्होंने बनाकर उसको संभाला और टूटने नहीं दिया उस देश को 10 फॉल्ट हो गए और हाइंडसाइट इज अ ग्रेट 20 नेहरू जी फॉर श्योर ही वाज अ विजनरी second Shahrukh Khan but I've eaten with Shahrukh Khan a few times but Shahrukh because I think Shahrukh has a very sharp brain I think he's such an amazing person and I remember this one time Shahrukh और मैं थे this was the first season KKR कोलकाता नाइट राइडर्स जीता था उसकी सेमीफाइनल मैच पुणे में थी एंड हम लोग फिर उसके स्वीट में बैठे थे शाहरुख के एंड वी हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन ऑन बुद्धा एंड इट वाज अ माइंड ब्लोइंग कॉन्वर्जेशन तो शाहरुख खान एंड थर्ड बुद्धा और ओशो एक्चुअली बिकॉज बुद्धा तो चलो बहुत पास्ट में हो गए तो ओशो आई डोंट थिंक देयर हैज बीन अ मोर इंटेलिजेंट मैन टू हैव वॉक्ड ऑन अर्थ देन ओशो इन रीसेंट टाइम्स सो ओशो आई मेट ओशो विथ माई फादर व्हेन आई वाज 5 or 6 years old मैं उनसे मुलाकात मेरी हुई है क्योंकि वो पुणे में ही उनका आश्रम मेरे घर के पास है तो बट आई वुड हैव लव्ड टू इफ ओशो वाज प्रेजेंट नाउ पिक हिज ब्रेन्स एंड टॉक टू हिम डेफिनेटली ओशो आई थिंक ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट मैन और क्या बात करते थे क्या प्रैक्टिकल बात करते थे सो डेफिनेटली ओशो या आई लव ओशो मौका मिलेगा इलेक्शन लड़ेंगे जीतूगा
करने जीतने। तो वो एस्पिरेशन है आपके? मेरी Political- एस्पिरेशन सिर्फ है कि देश को अब आगे ले जाना। अब मैं अपनी लाइफ में सब कुछ कर चुका हूँ, आई फील, जो मुझे पर्सनली करना था। अब मेरी कोई पर्सनल एम्बिशंस नहीं है। नाउ इट इज कैन आई सर्व माई नेशन, माई पीपल, एंड व्हाट कैन आई डू फॉर देम। मैं एक नया टाइप का पॉलिटिक्स लाना चाहता हूँ, एक सेंट्रिस्ट पॉलिटिक्स लाना चाहता हूँ, एक इकोनॉमिकली राइट साइड पॉलिटिक्स, बट विद अ वेलफेयर स्टेट, कि गरीब को वेलफेयर मिलना ही चाहिए, सबको अच्छी एजुकेशन और हेल्थ केयर मिलनी चाहिए, बट पॉलिटिक्स वे इन बिजनेस सरकार की दखलंदाजी नहीं हो। ये अब आप ये बजट देखो, आपके ये बजट देखकर मैं पढ़ रहा था, आपके पहले तो आपको ऑक्सीजन के ऊपर टैक्स है, आपको जिंदा रहना है तो प्रीमियम के ऊपर टैक्स है, आपको मरना है तो कफन के ऊपर टैक्स है, और टैक्स पैसा जो है और उसके टैक्स के ऊपर सेस है, और सेस के ऊपर टैक्स है, और लोन के ऊपर टैक्स। अरे क्या है ये? एक सामान्य व्यक्ति आपके और मेरे जैसा जो अनुमान 30-35% टैक्स ब्रैकेट में होगा, क्योंकि जो हम लोग हैं, मैं 40% की 38% की बात नहीं है, 30%, उसको अगर 100 रुपया खर्च करना है, उसको 148 कमाना है, 150। करेक्ट। व्हाट इज दिस? उसमें सोशल सिक्योरिटी नहीं है। सोशल सिक्योरिटी नहीं। आप इस बिल्डिंग के नीचे जाओ और आप अगर गिर जाओगे उस गड्ढे में, उस पॉटहोल में जो सरकार की जिम्मेदारी है, आपको एम्बुलेंस पिकअप करने नहीं आएगी, विल ट्रीट यू बैडली, और जब तक आपने पैसा नहीं दिया सामने वाले प्राइवेट हॉस्पिटल में, आपको इलाज नहीं होगा। क्या चांस है गरीब को? आई डोंट माइंड पेइंग 148, बट एटलीस्ट गिव द पुअर बेटर हेल्थ केयर, बेटर एजुकेशन, एंड गिव मी डिग्निटी ऑफ लाइफ। आप मेरे कफन पे टैक्स ले रहे हो, एटलीस्ट गिव मी डिग्निटी ऑफ लाइफ, दैट इफ आई फॉल डाउन, आप आखिर में आपकी एम्बुलेंस मुझे उठाकर ले जाएगी हॉस्पिटल। आप अगर आपके पास गाड़ी नहीं, आप कहां जाओगे? लेकिन तहसीन 140 करोड़ लोगों में सरकार भी क्या कर लेगी? मैं अभी एयरपोर्ट के आपको हाल का जिक्र बताता हूं। मैं अभी एयरपोर्ट गया हुआ था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सरकार ने सब कुछ बनाया है, लेकिन हमारे यहाँ जनता भी कम नहीं है, वहां पे कचरा फैला रहे हैं। मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ये हाल कर दिया है। हाँ, बट अगेन यही जनता, यही आवाम विदेश में क्यों नहीं करती ये बात? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा मॉडल ऐसा बन गया है कि यू कैन गेट अवे बाय डूइंग रॉन्ग थिंग्स। और इस मॉडल को ही चेंज करना है ना। क्यों सिंगापुर में वो कचरा नहीं करती? दुबई, विच इज नाउ अ क्लीनर वर्जन ऑफ दिल्ली एंड मुंबई, वहां पे क्यों आप कचरा नहीं करते हो? वहां पे क्यों आप गाड़ी ऐसे नहीं चलाते हो? वहां पे क्यों आप सड़क के बीच में गाड़ी रोककर लड़ाई नहीं करते हो? क्योंकि कानून का निजाम है। तहसीन, डिकोड करने के लिए तो बहुत कुछ है। एंड मैं हमेशा कहता हूँ, हमारे जितने भी गेस्ट आ रहे हैं उनके लिए स्पेशली मैं कहता हूँ, और ये लोगों से कहना चाहता हूँ, हाउ यू लुक एट पीपल ऑन टीवी डिबेट्स, या आप उनको स्क्रीन पे जो देखते हैं, उसके पीछे जो इंसान है उसको वहां पे जज मत कीजिए। डिकोड करने की जरूरत है, इसीलिए तहसीन हमारे साथ है। तहसीन, स्पिरिचुअलिटी की बात की, ओशो की बात की। इंडिया इज अ कंट्री वेयर वी हैव हैड मेनी स्पिरिचुअल फिगर्स। करेक्ट। चाहे यूजी कृष्णमूर्ति हो, करेक्ट, जिद्दू हो, ओशो हो, ओशो हिमसेल्फ, रमन्ना हो, इतने लोग हैं और सबके रास्ते अलग अलग रहे हैं। कोई सही नहीं, कोई गलत नहीं। करेक्ट। फॉर यू, जब ये स्पिरिचुअल जर्नी आपकी शुरू हुई है, वेयर डू यू वांट योरसेल्फ टू बी टेकन थ्रू इट? इनफैक्ट इंडिया में अगर आप देखा जाए तो 5000 साल पहले कृष्णा, बुद्धा, महावीर, यहाँ से ही हमारी जर्नी शुरू होती। चाहे आप उनको तो हम भगवान मानते हैं, और फिर जो गुरुज है। फॉर मी इट इज द एंड गोल। आप रास्ता कोई भी लो, डेस्टिनेशन वही है कि क्या कैन वी बिकम वन विद द यूनिवर्स। और अब क्वांटम भी ये कहता है कि अल्टीमेटली ऑल ऑफ अस आर वन, वी आर मेड फ्रॉम द सेम पार्टिकल्स जो स्टार से आते हैं, स्टारडस्ट से। हम सब के अंदर वही पार्टिकल्स, वही एटम्स है जो स्टार्स के अंदर है। हाइड्रोजन जब सेनियंट हुआ, वी ऑल बिकेम इन हाइड्रोजन लेड द फॉर्मेशन ऑफ दिस अर्थ। सो व्हाट क्रिएटेड द बिग बैंग 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, which we can today see live, जो आज हम देखते कि 13.8 बिलियन ईयर्स अगो किस तरह से बिग बैंग हुआ, जिसकी वजह से हमारे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, बिकॉज टाइम टेक्स दैट लॉन्ग टू ट्रैवल। तो आज हम वो एक्चुअली लाइव देख रहे बिग बैंग। हम एक चीज समझते हैं कि जब हम अपनी बुक्स पढ़ते हैं और या हम हिग्स लेबोरेटरी में जाते हैं, तो आप देखते हैं वहां पे शिवा का एक स्टैचू है अपने नटराजा फॉर्म में, और कहते हैं द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड व्हेन ही स्टार्टेड डांसिंग एंड दैट क्रिएटेड अ बैंग। दिस नॉलेज इज ऑलवेज देयर विद अस
कि इट बैंग, शिवा के डांस से, वो बैंग हुआ, डांस से क्या होता है, एक बैंग होता है, और उसके वजह से द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड, वो वहां पर लिखा हुआ है, इट्स रिटन आउट देयर. एंड टुडे वी नो द बिग बैंग क्रिएटेड द यूनिवर्स इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म. सो वी से कि हम सब ब्रह्मा के बच्चे हैं. टुडे वी नो द यूनिवर्स, वी आर ऑल कनेक्टेड थ्रू electrons, through atoms, through the various mechanisms. Today quantum tells us. हमारे उसमें लिखा हुआ था there is time is not absolute. Today we know by Einstein's theory of relativity, time is not absolute. Time actually slows down as you go in space. As you go towards the speed of light, it slows down. ये सारी कहानियां हमारी बुक्स में. मेरी ये जर्नी है कि as we grow as a nation, can we get this spiritual knowledge that we had, which is actually scientific knowledge, into the world for the world to explore. और अगर हम वो नॉलेज ला सकते हैं, मुझे लगता है हम दुनिया की बहुत सारी मदद कर सकते हैं. हम दुनिया को, वी कैन बी वर्ल्ड लीडर्स, वी कैन एक्चुअली dominate the conversation and take the world forward in a more inclusive way, because that is the Indian way of life, which is inclusive. अगर हम सब मानते हैं हम एक ही स्टार से, वही स्टार के इलेक्ट्रॉन्स हमारे अंदर हैं, हम सब स्टार से बने हुए, the same hydrogen is in all of us, the same atoms, the same electrons, then we all connected. The concept of Atma and Paramatma is exactly the same, and eventually we have to go to the source. जैसे दिनकर जी लिखते हैं, सब जन्म मुझी से लेते हैं, फिर लौट मुझे में आते हैं. This is exactly the universe where it is all, it is only the physical shape that goes. Ultimately, we are all part of the universe and we are part of the consciousness. So, इस consciousness का अगर हम part है, तो this is already in our Indian culture. It already said that. Today, quantum is telling us this. But this was already there. Can we explore this further? Can we take this further? That is my passion. And for me, politics is one, can I uplift people? But two, can I take Indian knowledge to the world? True Indian knowledge. When Einstein discovered that time is not absolute, or when we now discover time is not absolute, time slows down as you go closer to the speed of light. We now know in so many of our stories कि कोई आदमी ब्रह्मा को मिलने जाता है, वहां पर वो कुछ क्षण बिताता है, यहाँ पे सैकड़ों साल खत्म हो जाते हैं. वो सब स्टोरीज है, हमने पढ़ी हुई. या जब ब्रह्मा जी जाते हैं विष्णु से मिलने, तो विष्णु जी बोलते कौन से ब्रह्मा है, किस यूनिवर्स के, इतने सारे यूनिवर्स है. वी नाउ नो दे आर मल्टी यूनिवर्स. वी नाउ नो दैट दिस यूनिवर्स दैट वी कैन सी इज व्हिच इज इनफाइनाइट इज आल्सो नॉट द मल्टी यूनिवर्सेस इन दिस. वी नाउ नो दैट. सो ऑल ऑफ दिस इज एक्चुअली देयर इन आवर नॉलेज, इन आवर स्क्रिप्चर्स. वी जस्ट हैव टू टेक इट एंड इम्बाइब इट. मुझे तो ऐसा लग रहा है तहसीन कि मतलब आप पॉलिटिक्स में जाए ना जाए, यू आर मूविंग टुवर्ड्स बिकमिंग अ स्पिरिचुअल गुरु डे बाय डे. No, because any public life or political life, any public life without spirituality will not take you far. I'm very clear on this. Right. Today I have a son, he's 18 months old. What can I leave behind for him? हम एक ऐसे जर्नी में कि मैं नहीं जानता हूं कि मैं अपने बेटे को क्या सिखाऊं जो आज से 20 साल के बाद रेलेवेंट हो. क्या स्किल सिखाओ? AI आ रहा है, उसको क्या स्किल सिखाओ? तो 20 साल बाद इररेलेवेंट होगा. बट कैन आई बेसिकली टीच हिम ह्यूमैनिटी? Can I basically teach him humanity and help him evolve as a better human being? That's the only thing. And if everyone's a better human being and evolves in their journey, won't we all as a collective evolve? Won't there be a collective growth in all of us? ये मैं सोचता हूँ. और इसके लिए क्या मैं और वो करने के लिए, वो प्रीच करने के लिए क्या मैं खुद को बेटर कर सकता हूँ, वो मेरे लिए जरूरी है. डिकोड करने के लिए बहुत कुछ है तहसीन, बिकॉज द मोर वी आर टॉकिंग. मैंने जब हम लोगों ने आपको इनवाइट किया था एंड वी वांटेड टू टॉक टू यू, उस वक्त मैं सिर्फ सोच रहा था कि आई एम टॉकिंग टू अ पॉलिटिशियन, एन एंटरप्रेन्योर, बट देयर इज मच मोर अबाउट तहसीन दैट प्रॉब्ली वी नेवर न्यू, एंड इट इज अमेजिंग द कॉन्वर्सेशन वी हैड. एटलीस्ट आई really enjoyed it. I loved it. Thank you so much. The next time जब हम डिकोड करेंगे, हम तंत्र के बारे में बात करेंगे, मेरी तांत्रिक जर्नी के अंदर. और आप यकीन नहीं करोगे, तंत्र सच साइंस. क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है जब लोग तंत्र को ब्लैक मैजिक कहते हैं. और ब्लैक मैजिक कुछ होता ही नहीं है. इट इज अ साइंस. बट उसको इतना मिसरिप्रेजेंट हमने कर दिया क्योंकि ब्रिटिश ने आके उसको, उनको समझा नहीं, उन्होंने उसको ऑकल्ट कर दिया, ब्लैक मैजिक कर दिया. सो यू नो, मैं भैरवा का बहुत बड़ा भक्त हूँ. मैं भैरव जी की बहुत पूजा करता हूँ. The idea of tantra and how we can use tantra for positive benefits, उसकी कोई बात ही नहीं करता है. उससे कितना लाभ हो सकता है, दुनिया का कितना लाभ हो सकता है, भारत का कितना लाभ हो सकता है, हर लोगों का. हम उन चीज़ों पे बात ही नहीं करते. हम अपने साइंस में जाना ही नहीं चाहते. हमें बस वही जो ज्ञान हमें मिला है उसको करना है, जबकि वर्ल्ड हमारी नॉलेज को एक्सप्लोर कर रही है.
तो ये तो मालूम पड़ गया था कि लोकतंत्र में बहुत रुचि है, तंत्र में कितनी रुचि है अब मालूम पड़ रहा है। तो जो पर्सनैलिटी है तहसीन की, जो टीवी डिबेट पे अक्सर आपको दिखाई देती है, उसके अलावा देयर इज अ ह्यूज पर्सनैलिटी बिहाइंड तहसीन, ह्यूज आई वुड से फैक्टर्स जो डिकोड करने को थे तहसीन के साथ। आगे भी करते रहेंगे। तहसीन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सौरभ, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। थैंक यू। थैंक यू।